फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से मिले हैं बोर्ड एग्जाम को फाड़ने के लिए, यानी कि आज हम एक बहुत ही ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ मिले हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य। अब कई बच्चों को यही पता नहीं होगा बाबू यहू सिलेबस में है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे तो वैसे भी हिंदी वाले जो मेरे टीचर थे उनका तो था बेटा तुम तो कर ही लोगे, कोई बात वाली बात नहीं। तो मुझे लगा कि कर ही लूँगा। पता चल रहा है लास्ट के फरवरी में मैंने खोल के बुक को देखा, पता चल रहा है हिंदी साहित्य गलो है सिलेबस में। पता चल गया, लगा कि हम क्या सोच रहे थे और क्या है, और देखा तो बहुत सारा दिखा हमको हिंदी साहित्य। तो उस समय पर मैंने क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक अपनाए थे। अगर कोई बच्चा वीडियो एग्जाम के लास्ट में देख रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी साहित्य में क्या करना है, तो वो उसके लिए ये वीडियो है। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, मतलब जिसको डीप में जाना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और नहीं तो फिर ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक ऊपर का मोटा ये समझ आ जाए कि हम हिंदी साहित्य बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसका हिंदी साहित्य का अपने सीजी बोर्ड में या फिर किसी भी अदर बोर्ड में, क्योंकि साहित्य तो सबके लिए सेम ही होता है। तो किसी भी बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है और क्या ये हमारे लिए अभी काम आएगा। मतलब इसे हमें सिर्फ ऐसा ही पढ़ना चाहिए कि बस हमें पेपर देना है बाबू, जैसे हम लोग संस्कृत को भी कंप्लीट कर रहे हैं कि सिर्फ पेपर में हमको 75 आउट ऑफ 75 लाना है, बाकी तो सब जानते हैं भैया। तो उसी तरीके से क्या हमें इसे भी पढ़ना है या हमें इसे दिल लगाकर पढ़ना है। तो चलिए बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो पहली बात तो ये यार कि हर चीज़ को ना अपन ऐसे वे में नहीं पढ़ सकते कि ये तो आया है तो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है इसलिए इसको पढ़ना है, बाकी तो ये हमारे लाइफ में कुछ काम नहीं करे। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना हिंदी साहित्य, अगर आपने लिटरेचर, आपको लिटरेचर के प्रति कुछ रुचि होगी, लिटरेचर के बारे में आपको जानने की कुछ जिज्ञासा होगी, या फिर आपको बड़े होकर कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने हैं रेदर देन अनलेस अगर आपको कोई बिजनेसमैन बनना है तो ठीक है, मतलब कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते तो आपके लिए कोई काम करनी है। लेकिन अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से आपका 10 नंबर पूरे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर हो जाएगा एंड 5 नंबर आपके हिंदी में क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी 10वीं के बोर्ड में 5 नंबर का ये आने वाला है। ठीक है, अब बाबू सबके दिमाग में ये आ गया दादा 5 नंबर माने, हम तो सोचे थे 75 आउट ऑफ 75 लाएंगे बाबू, 5 नंबर का हमको पता ही नहीं था। और जिसको पता था उसको ये पता नहीं कि पढ़ना क्या है, और क्योंकि सब लोग को तो पता है कि पढ़ना है जी, हमको तो पढ़ना है, हमको तो बुक में दी हमको पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, मूल मंत्र जो है, वो कौन बताएगा जी, हम बताएंगे। 97% जिसने स्कोर किया था वो अपना टिप्स एंड ट्रिक आपको बताएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे करना है। बाकी ये वीडियो तो इंट्रोडक्टिव वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि हिंदी साहित्य का ऊपरी मोर्चा क्या है, यानी कि ऊपरी पार्ट क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर का। जैसे आप बोलते हो ना किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स, उसका क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, उसका ओवरव्यू जानते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली ओवर के लिए है, तो हम चलो इसके ओवरव्यू को जरा समझते हैं। इस टॉपिक को ओवरव्यू क्यों कहा है इस चैप्टर को, क्योंकि हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन इसे हम शॉर्टकट वे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि हमें न मार्क्स गेन करने हैं। तो मार्क्स गेन भी करने हैं प्लस नॉलेज भी करना है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली पूरा मिलेगा, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य क्लियर करेंगे। तो एक लेक्चर के बेसिस पर रहेगा, बाकी तो ये आपको पता ही इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य में बेसिकली 4 पार्ट आपको मिलेंगे। जैसे आप कभी भी किसी को इतिहास कोई पढ़ा होगा, पता चले कि पहले प्राचीन काल हुआ करता था, उसके बाद प्राचीन के बाद जब पृथ्वीराज चौहान हारा तो उसके बाद फिर मध्यकालीन आ गया। मध्यकालीन में जब अंग्रेज धीरे धीरे अपना सेटलमेंट करते गए इंडिया में, तो फिर उसे आधुनिक काल कहा गया। जैसे समझ गए ना, वैसे ही यहाँ पर हिंदी साहित्य में बेसिकली हमें अलग अलग कवि मिलेंगे, अलग अलग कवियों के विचारधाराएं मिलेगी, और उन्हीं विचारधाराओं को लेकर मतलब कि पुराने समय में कुछ ऐसा लिखा गया, इनके समय में कुछ ऐसा लिखा गया, उनके समय में कुछ ऐसा लिखा गया, ऐसा करके हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब जो आदि काल या वीर गाथा काल कहते हैं, इसमें बेसिकली राजाओं के बारे में लिखा गया। क्यों, जरा सेंस लगाइएगा कि टाइम क्या है, 1050 है और 1375। 1050 से लेकर 1375 में किसका एरा चल रहा है, तो दिल्ली सल्तनत का टाइम था। और दिल्ली सल्तनत इतिहास है, दिल्ली सल्तनत ऑब्वियस ही बात है कि कौन थे भाई आपके, एक गजनी वजनी आ गए थे, महमूद गजनी भी, ये सब लोग आ गए थे। पढ़े होगे ना 6वीं 7वीं, यार पढ़े भी होगे तो भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिएगा कि ये इतिहास का टाइम है, और इतिहास जहाँ पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक टिप है,
इतिहास जहाँ भी बोलूँगा वहाँ पर राजाओं की बात आएगी। तो यहाँ पर जितने भी जो काव्य खंड में जो जो चीज़ें लिखी होगी ना, वो जब बोलते हैं आपके काव्य खंड, जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो आपने किसी ने पृथ्वीराज चौहान वाली मूवी देखी होगी तो कमेंट में मारना। पृथ्वीराज चौहान में उसका जो दोस्त रहता है उसका नाम रहता है चंदबर दाई। तो जो चंदबर दाई रहता है वो क्या लिखता है, पृथ्वीराज रासो। यही है क्या कवि और उसके लेखन यानी कि उसका पुस्तक। यही सारी चीज़ें आपको याद करने रहेगी। इसमें दो दो ठो, ज़्यादा नहीं, दो तीन ठो बस याद रखेंगे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो वीर गाथा काल या आदिकाल, अब पूछेगा कि आदिकाली से क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे भी रीज़न है। वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वीरों के बारे में व्याख्या की गई, इसमें वीर रस की प्रधानता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको 3 नंबर के बेसिस पर क्वेश्चन पे आएंगे। बोलेगा वीर गाथा काल क्या होता है, इसके बारे में आप व्याख्या कीजिए, लिख दीजिएगा इसमें वीर रस की ये होता है ब्लैंक 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 डैश डैश डैश। आपको ऐसा करके 5-6 लाइन में अच्छे से सुंदर तरीके से लिख देना, ताकि पहला 2 लाइन पढ़ के ही वो चेक मार दे, ऐसा लिखना है। तो वीर गाथा काल हो गया। वैसे ही मध्यकाल या भक्ति काल, बाबू भक्ति काल समझ रहे हो, भक्ति मतलब भगवान का भजन करता हुआ, समझो। तो यहाँ पे भगवान के बारे में ज्यादा चीजें लिखी गई। यहीं पर कौन आए होंगे, कबीर दास जी आए होंगे, जी हाँ। तो आपने सही समझा कि मध्यकाल, भक्ति काल, ये सब में कौन आएंगे, इसमें भक्ति भावना की ज़्यादा श्रेष्ठता थी। इसमें सगुण धारा आएंगे, निर्गुण धारा आएगी। उसमें फिर आपको लिखना होगा कि कौन कौन से सगुण के थे, कौन कौन से निर्गुण के थे। जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी थे, आपके गुरु नानक जी थे। ये सब कहाँ कहाँ के थे, कबीरदास कहाँ के, समझ रहे हो। मतलब फीलिंग से आनी चाहिए आपको यार, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। मुझे उस समय फीलिंग नहीं आई थी, इसलिए मुझे अब लग रहा है कि भाई ये टॉपिक अच्छा है। बट बच्चे क्या करते हैं, इसको बोरिंग बना देते हैं। बोरिंग नहीं बनाना है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बस जुड़े रहिएगा। तो समझ रहे हो, मतलब क्या करना है आपको, फीलिंग लेनी है, फीलिंग। समझ रहे हो, भक्ति मतलब हाँ, तुलसीदास जी राम भगवान के थे, कबीर दास जी तो भगवान को ही नहीं मानते थे, बोलते थे कि आत्मा में ही भगवान है। वही बस वही छोटा छोटा डिफरेंस है। बस मैं यहाँ पे आपको क्लू देते जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा दोस्तों, उसमें पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, ठीक है। मतलब ऊपर से समझ आ गया कि भक्ति काल में उत्तर मध्य काल, इसको रीति काल क्योंकि इसमें ना श्रृंगार, देखो धीरे धीरे जैसे यहाँ पर जो वीरों की यानी कि राजा महाराजा थे, यहाँ पर भक्ति काल आया। धीरे धीरे अंग्रेज का शासन आ गया। देखो 1600 में अंग्रेज आ गए थे। 1700 में थोड़ा उनका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्लासी का युद्ध के बाद ये आ गया, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, ये सब चीज़ें। तो ये 1761 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके याद रखती हैं। तो समझ रहे हो, भक्ति काल धीरे धीरे। अब जैसे उत्तर काल 1700 से 1900, इसमें पूरा क्या अंग्रेज के काल, इसमें फिर दुख दर्द बताया जाएगा, है ना। इसमें फिर धीरे धीरे करके आपके मॉडर्न एज की ओर हम लोग शिफ्ट करें, मॉडर्न एरा की ओर। पहले एकदम, फिर जैसे कि पहले की फिल्म में आपने देखा होगा ना, एकदम ओल्ड जमाना का दिखाया जाएगा। ये दादा खाए के पैसा नहीं है, गाड़ा बैला चला रहा है, मदर इंडिया, ठीक है। तो उसमें पूरा फीलिंग बताता ना, तो वही फीलिंग वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। और फीलिंग का मतलब होता है रीति का मतलब होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो एक पार्ट होता है उसी को हम लोग रीति कहते हैं, इसलिए इसे रीति काल भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। समझो कितना मजा आएगा आपको, समझो एकदम फीलिंग लेके पढ़ो यार, मजा ही आ जाएगा आपको। तो रीति काल है। उसके बाद आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में तो समझ रहे हो जी, 1900 से लेके अब तक जो अभी चल रहा है। बीच में 1900 के बाद आपका आ जाएगा ये सब लता मंगेशकर जी, ये सब लोग गायन शैली के लोग हैं। इसी के समय जो कवि थे, जैसे कि इसी के समय कवियत्री। आधुनिक काल समझ रहे हो ना, आधुनिक मतलब अभी आधुनिक जो आया है 1900 के बाद। तो इसमें कौन कौन से कवि हो जाएंगे, इसमें आपके जो आपकी वो क्या नाम है उनका, बहुत लेखिका। अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, बताइएगा कि जो आपका महादेवी वर्मा ने क्लास 10th का हिंदी का कौन सा पार्ट लिखा है, जरा कमेंट में मार दीजिएगा। सीजी बोर्ड में है ये जी, तो इसको आप जरा मार दीजिएगा। टिल नाउ यानी कि अभी तक चल रहा है। तो ये है क्या बेसिकली आपका हिंदी साहित्य फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको भले ही देखने में लग रहा होगा हिंदी साहित्य इतना बड़ा है, लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर बोर्ड में जब पूरा नोट्स दूंगा प्रॉपर, आपको लगेगा कि सिर्फ 2-2 3-3 पॉइंट याद करने हैं यार, इसमें तो सिर्फ अंडरलाइन चीज़ें ही याद करनी है यार। तो आपको लगेगा कि अरे हाँ यार चलो कुछ तो आसान हुआ हमारे, क्योंकि मुझे पता है यार आपको टॉप भी करना है, लेकिन आपको समय भी बचाना है, क्योंकि साइंस SST सब आपके लिए लोड हो जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल ही खड़ा रहूँगा। तो हिंदी साहित्य आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इसका वीडियो मैं जस्ट इस वीडियो के बाद ही पोस्ट करूँगा। और हाँ भाई सॉरी आप लोगों के वीडियो के लिए डिले करने के लिए भाई, क्योंकि थोड़ा मेरे घर फैमिली में थोड़ा वो फंक्शन वगैरह भी चल रहा था, एंड समथिंग इशू, मेरा एग्जाम भी चल रहा था, जिस कारण से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब ये विंटर,
आपका मैं तबाही करने वाला हूँ। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका भाई जब आपको लेके जाएगा अब तो पेपर फाड़ना है, मतलब फाड़ना है। और ज़रा बताइएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रहा है। कोई भी अगर डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट में मारिएगा। मैं जहाँ तक मुझे याद है भाई, मैंने आज तक जितने भी कमेंट्स देखे हैं, मुझे एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मैंने प्रॉपर उसको आंसर फॉर्मेट में कमेंट में भेजा है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं बिल्कुल ही आपका आंसर दूंगा, बशर्ते कि वो अच्छा क्वेश्चन तो सारे वैसे अच्छे होते हैं, मैं हर एक डाउट का क्लियर करता हूँ। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा और बताइएगा कि हिंदी साहित्य का ये जो टॉपिक है, तो इन टॉपिक्स के लिए आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, या क्या आपको पॉइंट्स में चाहिए, क्या आपको ब्रीफ में चाहिए। वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ही, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।